नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र, जिसे उन्होंने न्याय पत्र 2024 का नाम दिया है। कल राजस्थान से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के न्याय पत्र पर हमला किया, उसे मुसलमानों के लिए देश का वसीयतनामा बताया, उसके बाद से कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में जो बातें कही हैं, वो जनता के लिए किए जाने वाले उनके कार्यों की लिस्ट या वादे से ज्यादा अपने आप को बचाने और अपने भ्रष्ट और देशद्रोही साथियों को कानून की सुरक्षा प्रदान करने और उनके आपराधिक और देशद्रोही कृत्य को प्रोटेक्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं है। इन बातों को सुनकर भी कांग्रेस ये कहेंगी कि ये बातें उनके घोषणा पत्र में कहीं नहीं है। कोई भी यदि इन बातों को घोषणा पत्र में लिखा दिखा दे तो वो अपनी राजनीति छोड़ देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जो बातें लिखी नहीं है वो कैसे कही गई है, उसे आज मैं आपको न्याय पत्र का, जो कांग्रेस का न्याय पत्र 2024 है, उसका पोस्टमार्टम करके बताऊंगा कि जो बातें लिखी नहीं है वो बातें कैसे बताई गई है, कैसे संदेश दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कही बातें कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, इसी आधार पर मोदी जी ने यह बातें कही कि कांग्रेस देश की संपत्ति को इकट्ठा कर उसे बीच में, मुसलमानों के बीच में बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। अपने न्याय पत्र में कांग्रेस मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने की बात करती है, लेकिन यह नहीं बताती यह स्वतंत्रता बाधित कब और कैसे हुई और वह इसे कैसे बहाल करेंगे। कांग्रेस मानहानि के जुर्म को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने की बात न्याय पत्र में करती है। इंटरनेट पर मनमाना प्रतिबंध को समाप्त करने की बात भी करती है। कांग्रेस लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने और संगठन बनाने के अधिकार को बनाए रखने की गारंटी भी देती है कि अगर उनकी सरकार आए तो वो संगठन के बनाने के अधिकार को बनाए रखेगी। और सबसे अहम ये कि कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में भोजन, पहनावे, प्यार, शादी और भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा और निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं करने की बात भी कही है। इसके अलावा भी दर्जनों ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में कही है, जिसे बारी बारी से हम आपको बताएंगे और साथ ही समझाएंगे कि इसके पीछे कांग्रेस की सोच क्या है। कांग्रेस ने न्याय पत्र के जरिए किसके साथ न्याय करने की बात की है, न्याय पत्र में किए वादे या एजेंडे किसे टारगेट करने और किसे प्रोटेक्ट करने के लिए शामिल किया गया है। बार बार संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के खिलाफ गलत बयानबाजी कर देश को भ्रमित करने के लिए राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को बार बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ती थी। उसी से बचने के लिए उन्होंने इस बिंदु को भी घोषणा पत्र में शामिल रखा ताकि वो विरोधियों पर कुछ भी अनर्गल आरोप लगाते रहे, देश को झूठ परोसते रहे और उन्हें माफी नहीं मांगनी पड़े, कोर्ट का सामना न करना पड़े। कश्मीर में पत्थरबाज सोशल मीडिया पर झूठ और फेक न्यूज फैलाते रहे और सरकार उसे निर्बाध इंटरनेट प्रोवाइड करती रहे। इससे भी प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपने न्याय पत्र में लिखा है कि वो निर्बाध इंटरनेट जो है वो देते रहेंगे। पीएफआई देश विरोधी एजेंडा चलाता रहे और सरकार उसे संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर प्रतिबंधित नहीं करे, इसका भी भरोसा जो है कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में दिलवाया है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिया देवभूमियों पर कब्जा करते रहे, शिक्षण संस्थानों में बुर्का पहनते रहे और सरकार उन्हें सुविधा प्रदान करती रही, ऐसी व्यवस्था भी कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में की है। कांग्रेस अपने न्याय पत्र में अप्रत्यक्ष रूप से बीफ और लव जिहाद को भी प्रमोट कर रही है। प्यार और शादी में हस्तक्षेप नहीं करने के नाम पर कांग्रेस लव जिहाद के खिलाफ बने राज्यों के कानूनों को खत्म करने की बात भी कर रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि कैसे कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र के जरिए मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी सीमाओं को लांघने का बेशर्म ऐलान किया है, कैसे राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रद्रोहियों को कानून और संवैधानिक सुरक्षा देने की बात कही है, कैसे न्याय पत्र के जरिए पीछे के रास्ते देश में मुगलिया काल को वापस लाने की बात दोहराई है। इन सब बातों पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि न्याय पत्र 2024 में कांग्रेस ने क्या क्या कहा। अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार के लिए वो प्रतिबद्ध है और इसका मतलब यह है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार को यहां नहीं गए। भाई मोदी की सरकार जब है अभी यहाँ पे, तो अल्पसंख्यकों से कौन सा मौलिक अधिकार छीन लिया गया है जिस अधिकार को देने की बात कांग्रेस कर रही है? किसी भी अधिकार को छीना तो नहीं गया। जो अधिकार हमारे पास है, आपके पास है, वही अधिकार उनके पास भी है। तो ये जो है एक तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश की है। अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार को वह आदर करेगी। आगे उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार के अलावा उनके रहन सहन, उनके पहनावे,
उनके शादी विवाह प्यार, इसमें सरकार जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। बहुसंख्यकवाद के खिलाफ देश में कोई जगह नहीं है, ये बात भी उन्होंने अपने अल्पसंख्यक वाला जो सेक्शन है उसमें उन्होंने कहा है। और जो पहले मैंने बताया कि मानहानि के जुर्म को अपराध मुक्त करने का वादा किया गया, यानी आप जो है मानहानि किसने किया, मानहानि का फैसला सामना किसे करना पड़ा कोर्ट में, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि उन्होंने सरकार पे झूठे आरोप लगाए थे, बेबुनियाद आरोप लगाए थे, और जब मानहानि का मुकदमा किया गया तो उन्हें माफी मांगनी पड़ी। तो इसके लिए उन्होंने ये किया। इंटरनेट से अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने की बात कांग्रेस ने कही है, ताकि नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में जो पत्थरबाज है, जो सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते हैं और फेक न्यूज के जरिए, सोशल मीडिया से फेक न्यूज और सोशल मीडिया के जरिए जो है दंगे फैलाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए ये अंधाधुंध इंटरनेट निलंबन को समाप्त करेगी, क्योंकि सरकार ऐसे मामले में इंटरनेट बाधित करती है। अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून की स्वतंत्रता मिलेगी। भाई, अल्पसंख्यकों का व्यक्तिगत कानून क्या है? क्या सरिया लागू करने की बात कर रहे हैं आप? क्या अल्पसंख्यक जो है अपने व्यक्तिगत कानून को लागू करने के लिए स्वतंत्र है, यानी सरिया को एक तरीके से आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ये सारी बातें कांग्रेस के न्याय पत्र में है, जो आपको मैं यहां पर मुख्य बातें लिख करके उसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाद में अपने मेहमानों के साथ भी इस पर हम चर्चा करेंगे। अल्पसंख्यकों को पोशाक और खान पान की स्वतंत्रता। पोशाक यानी क्या? आपको याद होगा पिछले दिनों विवाद चल रहा था कि बुर्का पहन करके, यानी स्कूल कॉलेजों में जो यूनिफॉर्म की जगह जो लोग बुर्के पहन के जाते थे, उसके लिए करेंगे। और खान पान की स्वतंत्रता, या क्या आप बीफ खाने की स्वतंत्रता देंगे? खाने पानी की स्वतंत्रता तो अभी है, बैन तो केवल बीफ पे है। प्यार और शादी जैसे व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं। ये इनडायरेक्टली, आपको सुनने में देखने में तो बड़ा अच्छा है, प्यार और शादी लग रहा है, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये लव जिहाद को प्रमोट करने का मामला है, और उसे प्रमोट करने के लिए ये बातें जो है रखी गई। वरना ऐसी बातें तो है हमारे पास। प्यार और शादी में कौन हस्तक्षेप करता है? लव जिहाद में करता है। जब किसी लड़की को, जब किसी नेहा को किसी फैयाज जो है, कोई फैयाज जो है चाकुओं से गोद कर हत्या कर देता है, तो उसको रोकने के लिए लव जिहाद के खिलाफ राज्यों में कानून बने हैं। उन कानून को हटाने की बात कांग्रेस कर रही है। लोगों के शांतिपूर्ण एकत्र होने का वादा। अब शांतिपूर्ण एकत्र होने पे कभी तो रोक लगी नहीं थी। ये किसके बारे में कह रहे हैं? आपको याद होगा जब कोविड के दौरान जो है, कोविड के दौरान जो लोग जो जमात वाले लोग जो खड़े हुए थे यहाँ पर, और उनके खिलाफ जो केसेस हैं, उन केसेस को हटाने के लिए इस तरीके की बातें की। संगठन बनाने के अधिकार को बनाए रखने का वादा। भाई, संगठन बनाने का अधिकार हटा कब था? कोई भी कभी बना सकता। यानी ये चीज लिख करके आप पीएफआई जैसे संगठनों को, जिनको सरकार ने बैन किया हुआ है, उन्हें आप कह रहे हैं कि आपको इसके आधार पे बैन से मुक्ति दे देंगे हम, क्योंकि वो पीएफआई क्या करती है, किस कारण से उसे लगा है उस पर प्रतिबद्ध, ये भी लोगों को पता है। अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए प्रतिबद्ध। भाई, अल्पसंख्यकों के अधिकार के प्रति आप प्रतिबद्ध हैं, बहुसंख्यकों के अधिकार के प्रति क्यों नहीं है? और सरकार क्या अल्पसंख्यकों के अधिकार को बाधित कर रही है? अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार का आदर करेगी? ये सरकार नहीं करती क्या? अधिकार तो सबके पास समान ही है। संविधान ने जो बातें हैं वो सबके साथ समान ही है, और ये सारी बातें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो आप करेंगे। और कल जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भाषण में जो बात कही, और जिस तरीके से 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कही बातों को जोड़ के रखा कि संसाधन पे पहला अधिकार जो है अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है, और उस अधिकार के तहत ही जो संसाधन इकट्ठा किया जाएगा। यानी एक जातीय जनगणना की बात भी, जातीय जनगणना की भी बात कही गई है इस न्याय पत्र में। और जातीय जनगणना के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से उनकी उतनी भागीदारी तय की जाएगी, और उसी भागीदारी के आधार पे उन्हें संसाधनों पे अधिकार भी दिया जाएगा। ये सारी बातें ऐसी है जिस पे चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप इस न्याय पत्र को पढ़ेंगे तो उनकी भाषा, उनमें इस्तेमाल किए गए शब्द आपको बड़े ही लुभावने लगेगा ऐसा जैसे चाशनी में डुबो करके लिखा गया है, और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन उसके पीछे के मायने जब आप जानेंगे कि ये क्यों लिखा गया है, तो आपके पांव तले जमीन जो है वो खिसक जाएगी, और आपको लगेगा कि ये सिर्फ मुसलमानों को, बहुसंख्यकों के हक को बार करके अल्पसंख्यकों को देने की बात कही गई है, छीनने की बात की गई है, देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है, और आतंकवाद को जिस तरीके से इस सरकार में लगाम लगाया गया है, जिस तरीके से बुलडोजर की बात भी की गई है कि बुलडोजर वाला कानून जो है वो नहीं चलेगा। यानी यूपी में फिर से उसी तरीके से माफिया राज को वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसका वादा इस न्याय पत्र में किया गया है। करेंगे चर्चा आगे हमारे मेहमानों के साथ, लेकिन वक्त अभी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ चार मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी हैं,
उनका स्वागत है। अनिल सिंह चौहान कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र स्वामी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हैं और मधु मुकुल त्रिपाठी जी अधिवक्ता के तौर पे हैं। चारों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं अनिल सिंह चौहान जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनसे करना चाहूंगा। अगर सभी मेहमानों को मेरी आवाज मिल रही है, अनिल जी क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या मेहमान जुड़ गए हैं? क्या उनको मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे आ रही है जी उस तक आपकी आवाज आ रही। जी अनिल जी, मेरा आपसे सवाल है कि जो बातें कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही थी उन बातों को लेकर के काफ़ी आलोचना अभी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने अभी बताया कि कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में जो बातें कही हैं उनके पीछे जो छिपा हुआ, जो शब्द के पीछे जो छिपे हुए अर्थ हैं, उस अर्थ को अगर लोग जाने समझे तो लगता है कि ये तो बड़ा, आपने सारी चीज़ें तो केवल एक वर्ग के लिए चिन्हित कर दी है कि उन्हीं के लिए सारी चीज़ें हैं। आपको क्यों लगा ऐसा कि भाई स्वतंत्र जो अल्पसंख्यकों के अधिकार को प्रोटेक्ट करने की बात जो है आपको लिखना ज़रूरी है? क्यों आपको लगा कि मीडिया की स्वतंत्रता जो है वो खतरे में है? क्यों आपको ये लगा कि भाई 100 दिन जो है वो विधानसभा चलना चाहिए और अध्यक्ष जो विधानसभा का हो और चाहे लोकसभा का हो वो निष्पक्ष होना चाहिए? ये तो पहले से ही ये सारे प्रावधान हैं। ये कहाँ है कि भाई लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा चाहे विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा वो किसी पार्टी से संबंधित होगा? ये कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा तो कहीं है नहीं। तो ये क्यों इस तरीके से किया गया है और क्यों दूसरे तरीके से पीछे के रास्ते से अपने तुष्टीकरण के एजेंडे को इस न्याय पत्र में शामिल किया गया है? मुकेश जी, आपको और आपके सभी पैनलिस्ट को, सभी विद्वान दर्शकों को नमस्कार करते हुए मैं निवेदन करूंगा 15 मिनट आपका भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुणगान और कांग्रेस की आलोचना का मैंने बहुत धैर्य पूर्वक सुना। मुझे अर्णव गोस्वामी और सुधीर चौधरी की याद ताजा हो गई और ये भी तय हो गया कि मीडिया की स्वतंत्रता वाली जो बात आपने कही वो इसीलिए आवश्यक है क्योंकि आप जैसे लोग जब तक सरकार को घेरने की बजाय सरकार का गुणगान करते रहेंगे तब तक लोकतंत्र खतरे में आएगा। जब तक विपक्ष की भाषा को आप गलत तरीके से प्रस्तुत करते रहेंगे तब तक मीडिया को गोदी मीडिया और दलाल मीडिया कहा जाता रहेगा। ठीक है, मुझे ये सब देखिए आप बहुत सारे नहीं आप देखिए नहीं आपने एक शब्द जो कहा, देखिए गोदी मीडिया आप कह रहे हैं, आप सुनो, मैंने अनिल जी आप सुन लो, आप कानून का उल्लंघन मत करो, आप सुनो पहले, आप पहले सुनो मैं जो कह रहा हूं। आपने कहा गोदी मीडिया, मैंने कुछ नहीं कहा, आपने कहा दलाल। तो इस शब्द को मैं नोट कर रहा हूं, आपको मैं नोटिस भेजूंगा, आपको साबित करना पड़ेगा। आप साबित करना पड़ेगा। नहीं आपने जो बातें कही ना, आप कुछ भी कह के निकल नहीं सकते, आप कुछ भी कह के निकल नहीं सकते, आप यहाँ पे आप कुछ भी कह के निकल नहीं सकते। ये आपने जो बात कही ना, मैं साबित करूंगा ना, मैं साबित करूंगा, जो चीज लिखी है मेरे स्क्रीन पे चल रहा है मैं साबित करूंगा उन चीजों को। आपने ये दलाल शब्द इसीलिए तो आपने अपने एजेंडे में, आपने अपने घोषणा पत्र में इसीलिए तो लिखा है कि माफी मांगने को आप जो है अपराध से बाहर करोगे। तो आप कह रहे हैं 2013 में हुआ। हाँ भाई साहब, वो राष्ट्रीय विकास का जो आयोजन था 2006 में हुआ था, 2013 में नहीं हुआ था। अपना ज्ञान दुरुस्त कीजिए, जिसमें मनमोहन सिंह जी बोल रहे हैं और जिसका मोदी जी उल्लेख कर रहे हैं। मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडन करने के चक्कर में आपने स्टडी नहीं की अच्छे से। आपको मैं डेट भी बता देता हूं भाई, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हो। 6 में बोले चाहे 13 में बोले, ठीक है, मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं। अगर आप 13 में कह रहे हैं तो ठीक है, 13 में 6 में 2006 वाले, इससे चीजें बदल नहीं जाती। अरे 6 में या 13 से चीजें बदल नहीं जाती, इससे अर्थ वही रहेगा। आप 2006 से ही कर रहे थे, आप तो और पीछे चले जाइए। हाँ, पहले आपको करेक्ट करूंगा ना जितनी चीजें आपने गलत बताई भारतीय जनता पार्टी। और क्या गलत बताई, ये बताइए। और बता रहा हूं मैं आपको। हाँ बताइए। जहां अल्पसंख्यक शब्द लिखा है उसको आपने मुसलमानों से सीधा जोड़ा। तब आपने सुना नहीं, तो आपने सुना नहीं। अरे सुना साहब, मैंने बहुत अच्छे से सुना। हाँ। तीसरी बात, आपने जितना हो सका धार्मिक भेदभाव की तस्वीर यहाँ पेश की। कांग्रेस को जो आप कह रहे हैं इंटरनेट पर प्रतिबंध क्यों, व्हाट्सएप और फेसबुक पे वो कंटेंट हटाए जाते हैं जो भाजपा की पोल खोलते हैं। विपक्ष का सच से सच जो चीज है उसको व्हाट्सएप और फेसबुक से इस नाम पर भारतीय जनता पार्टी हटा देती है। ये कंटेंट आपत्तिजनक है, इसलिए इंटरनेट में पार्शलिटी बंद करना है। अच्छा। ये कहीं गलत नहीं है। दूसरी बात, तो ये बात तो आपको ये बात क्लियर करना चाहिए ना भाई। इंटरनेट पे तो प्रतिबंध वही कश्मीर में लगता है और तो कहीं नहीं। इंटरनेट आपने लिखा है कि इंटरनेट पे प्रतिबंध जो लग रहा है उसको रोकेंगे। भारतीय जनता पार्टी पर जब भी मैं बात करता हूँ आपकी दुखती नस में दुखती रग और सुख वाला रग कुछ नहीं होता है। आप गलत बयानी करेंगे तो मैं करेक्ट करूंगा ना आपको। आपने न्याय पत्र में क्या लिखा है? आपने घोषणा पत्र आपके पास है, आपके पास घोषणा पत्र है तो उसे पढ़ के बताइए मुझे कि जिस तरह से आप लोग महिमा मंडन भाजपा का कर रहे हैं
वो बहुत आपत्तिजनक है। आपको निष्पक्ष पत्रकारिता की परिभाषा सीखनी होगी साहब। और आप जैसे लोग इस देश में लोकतंत्र के देखिए, पत्रकारों के साथ ये अक्सर होता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो भी यही आरोप लगाते थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो भी चौधरी और एक नाम और शामिल हो गया। नहीं, अब कांग्रेस की जब सरकार थी तो वो भी यही आरोप लगाते थे। बीजेपी की सरकार है तो वो भी वही यही आरोप लगा रही है। इसका मतलब हम लोग अपना काम सही कर रहे हैं। वैसे भी आपको इन्हीं दोनों तीनों को बिठा लीजिए और अपनी बात करते रहिए। ठीक है, वैसे भी ये प्रायोजित चैनल है, ठीक है, ठीक है, हो रहा है। ठीक है। चलिए आपने अपनी जो सवाल पूछा मैंने वो सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। ठीक है, आपने चलिए और भी लोग बैठे हुए उनसे बात करते हैं, बाद में लेंगे। मधु मुकुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए हो गया। आप मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं। आपकी भी मजबूरी है, पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाएंगे आप। मधु जी। मुकेश जी, मैंने न्याय संकल्प पढ़ा इनका। इनको ध्यान नहीं आया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 1977 में। इनको न्याय की स्वतंत्रता ध्यान नहीं आया जब बहरुल इस्लाम को कभी हाई कोर्ट का जज, कभी सुप्रीम कोर्ट का जज, कभी अपना राज्यसभा का एमपी। देखिए कितनी शर्मनाक विषय है। बहरुल इस्लाम को इंदिरा गांधी ने अपने चमचे की तरह यूज किया। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, चमचे की तरह। ये कहते हैं कि ये डिफेमेशन का जो है खत्म कर देंगे। इनको भूल रहे हैं कि पायल रोहतगी ने आपको याद होगा, उसने मोतीलाल नेहरू की असलियत को लिख दिया था। इनकी सरकार थी। मैं बैठना पसंद नहीं करता हूं। तो आप खड़े हो जाइए। सबकी बात सुने, सबकी आवाज सुने, उस पर बात होनी चाहिए। आपको पसंद नहीं है तो आप जा सकते हैं। नहीं, आपको बांध करके नहीं रखा है मैंने। अनिल सिंह जी, मैंने आपको बांध के नहीं रखा है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप जा सकते हैं यहाँ से। नहीं, आलोचना क्या है? आप सुनिए ना, आप जो आपकी बात सुन रहे थे ना लोग, आपकी बात सुन रहे थे लोग, आप बीच में मत बोलिए। अनिल जी, आप बीच में मत बोलिए। मैं म्यूट कर दूंगा मैं आपको। आप बीच में मत बोलिए। मैं आपको पूरा टाइम दिया हूँ। सबसे पहले शुरुआत करी है मैंने आपसे। आप अनिल सिंह जी को म्यूट कर दूंगा, मैं म्यूट कर दूंगा। आप चलिए, अब आऊंगा मैं इनके पास, सुरेंद्र स्वामी और विधु रावल जी के पास जाऊंगा, लेकिन इशारा हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। 30 सेकंड के लिए आप जाइएगा कहीं नहीं। 30 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो अपने मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जो दो मेहमान हमारे साथ हैं मैं उनसे मैं आपका परिचय करा चुका हूं। मधु मुकुल त्रिपाठी जी है, सुरेंद्र स्वामी जी, अनिल सिंह चौहान और प्रोफेसर विधु रावल जी के पास मैं जाऊंगा। विधु रावल जी, क्या टेक है आपका? कल मोदी जी ने जो कहा उसके बाद से तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है, बौखलाई भी है, और कांग्रेस प्रवक्ता को भी आपने सुना। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि जो न्याय पत्र में जो बातें कही गई है उसको किस तरीके से, जो प्रधानमंत्री मोदी कहे उसके अलग जो बाकी चीजें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक साइड की चीजें को बताई, बाकी जो चीजें हैं वो सामने नहीं आई है, उस पर मैं चाहूंगा जो कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। मुकेश जी, 22 मिनट हो चुके हैं डिबेट के जी, और मुझे अब अवसर मिला है बात करने का। मैं उम्मीद करूंगा मुझे अनलिमिटेड समय मिले। मैं बिल्कुल दूंगा जी। मुकेश जी, न्याय पत्र और वो न्याय पत्र की बात कौन कर रहे हैं? जो न्यायालयों में 21 वकील खड़े कर कहते थे कि न्याय को टाल दो, श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के न्याय को टाल दो, इस पर फैसला मत। वो लोग जो है यहाँ पर ढोंग रच रहे हैं, स्वांग रच रहे हैं न्याय पत्र का। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि वो लोग खुले तौर पर अर्बन नेक्सलिस्ट की भाषा बोल रहे हैं। ये न्याय पत्र की कहते हैं। हैदराबाद में बदतमीजी मत कीजिए अनिल जी, आपके बीच में मैं एक शब्द नहीं बोला, अपनी जुबान को लगाम रखिए। आपके बीच में एक शब्द अनिल जी आप प्लीज आप बोलने दीजिए दूसरे को। आप बोलते रहिए, रावल जी आप बोलते रहिए, उनको म्यूट किया हुआ है, आप बोलते रहिए। जो लोग जिस प्रकार से जो बात मार्क्स और लेनिन नहीं कर पाए और उनके देश बर्बाद हो गए, उनके राह पर चले हुए देश बर्बाद हो गए, वो क्या ये कहते हैं कि हम वेल्थ को की रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी हम सब की संपत्तियों को लेकर इकट्ठा कर लेंगे और फिर उनमें बांट देंगे जो लोग नकारे तौर पर रहे हैं, जो लोग अपने लिए संपत्तियां अर्जित नहीं कर पाए हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। और खतरनाक इसलिए है मुकेश जी, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो हिंदू संस्कृति है ना, उसमें खून और पसीना लगाकर जब पुरुष अपने घर से, महिला अपने घर से निकलती है और वो जब पैसा कमा कर लाती है तो पहली चीज क्या लेती है? आभूषण लेती है, गहने लेती है, अपने लिए मंगलसूत्र लेती है। जब पुरुष अपने घर से बाहर निकलता है ना, खून और पसीना निकाल कर, तो वापिस माँ के लिए कंगन लेकर आता है, बहन के लिए जो है नथ लेकर आता है, अपनी पत्नी को जो है मंगलसूत्र का इंतजाम करता है मुकेश जी।
और ये क्या कह रहे हैं, ये सब हम छीन लेंगे और छीनने के बाद हम क्या करेंगे, ये पहले बता चुके हैं जब इनकी सरकार रही और पिछली जो सरकार रही। मैं अब नेहरू जी तक नहीं जा रहा हूं क्योंकि बड़ी समस्या होती है नेहरू जी की बात करूंगा। ये इनकी पिछली सरकार जो मनमोहन सिंह जी की थी, इन्होंने दुरुस्त सब पढ़ा, बताया कि 2006 में क्या कहा था कि वी हैव टू फाइंड इनोवेटिव वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और उससे अगली लाइन में क्या कहते हैं, माइनॉरिटीज विशेष रूप से मुस्लिम, स्पेशली मुस्लिम, ये शब्द यूज किया उन्होंने। उनको किस प्रकार उनका पहला अधिकार है देश के संसाधनों पर, यानी मेरी संपदा पर पहला अधिकार मेरा नहीं है, मेरे माता पिता ने, मेरे पूर्वजों ने जो मेरे लिए संपदा अर्जित किया खून और पसीना और जीवन देकर, उस पर मेरा अधिकार नहीं रहेगा। और ये बड़ी खतरनाक बात है। और मैं मुकेश जी अंतिम चरण में आ गया अपनी बात की, मुझे बात पूरी करने दीजिए, एक शब्द और रह गया मेरा, और वो ये है मुकेश जी कि ये क्यों कहना पड़ रहा है, ये कांग्रेस के लिए नया नहीं है। इन लोगों ने देश का विभाजन कर सत्ता हासिल की थी। तुष्टीकरण इनके गुण सूत्रों में गुथा हुआ है, इनके चरित्र के अंदर गुथा हुआ है। ये किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण कर हिंदू का अधिकार मारकर गए थे, अब तो केवल नकाब उतर रहा है। ये जो नकाब है, ये जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, इनका जो पर्दा है, ये पर्दा इनका उतर गया है। ये माफियाओं की कब्र पर जो फातिमा पढ़ने का इनका रिवाज रहा है, आज उसको देश की जनता नकार चुकी है। बिल्कुल। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ, जी बिल्कुल, सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ हैं, काफी पेशेंस के साथ सभी लोगों को इन्होंने सुना है। मैं एक बार सुरेंद्र जी के पास जा रहा हूँ। सुरेंद्र जी, ये जो न्याय पत्र आपने भी पढ़ा होगा, पहले भी डिस्कशंस हुए हैं, कल जो प्रधानमंत्री ने बातें कही वो बात तो अलग है, इसके अलावा जो चीज़ें इसमें लिखी गई है उन पर किसी का ध्यान नहीं गया। इन्होंने जो बात कही है कि अल्पसंख्यक के पोशाक और खान पान की स्वतंत्रता होगी, भाई तो अल्पसंख्यक के खान पान और पोशाक पे प्रतिबंध कहाँ है? जिस चीज़ पे प्रतिबंध है वो तो बीफ ही है ना। तो आप इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि हम बीफ खाने की स्वतंत्रता देंगे, अगर ये कह रहे हैं। जी जरा मैं चाहूंगा जी कि आप इसको जिससे प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। जी मुकेश जी, मेरा ये कहना है जी कि जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था तो जो लोग भी राजनीति में फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने उसी दिन पढ़कर ये समझ लिया था कि ये जो आया है मैनिफेस्टो या न्याय पत्र, इसके पीछे मंशा क्या है। पर प्रश्न ये था कि चूंकि ये विषय बहस पर आया नहीं, डिस्कशन पर आया नहीं, हालांकि भाजपा ने अपनी तरफ से पहले ही दिन ये कह दिया था कि ये जो मुस्लिम लीग है, जो आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग की जो सोच थी उसी सोच पे है, और जो कुछ बचा है उसमें वामपंथ की सोच है, इतना कह के छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि जैसे जैसे हर मीटिंग में इन्हीं बातों को उठाया जा रहा है, तो अब उसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया है, तो ये मामले सारे उठ के सामने आ गए हैं। बिल्कुल। मेरा अपना असेसमेंट ये है कि इस मैनिफेस्टो में जो कुछ लिखा है उसमें कुछ भी नया नहीं है। पिछले आप आज़ादी के बाद से अगर आज तक का आप इतिहास देखेंगे इस देश में एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसमें तुष्टीकरण की राह पर ही संविधान में संशोधन हुए हैं। बिल्कुल। उन्हीं की इसमें चर्चा हुई है, उन्हीं को सारे अधिकार मिले हैं। बिल्कुल। अब प्रश्न ये है कि सुरेंद्र जी, मैं आपको 30 सेकंड के लिए रुकूंगा, एक ब्रेक के लिए ये आ रहा है। मैं छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सुरेंद्र स्वामी जी के पास वापस चलेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और वापस चलेंगे सुरेंद्र स्वामी जी के पास। सुरेंद्र जी, अपनी बात पूरी करें। जी, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें वो बात स्पष्ट है, कोई नया नहीं है। अगर आप ये कहें कि हमने मुस्लिम शब्द का यूज नहीं किया, तो जनता तो समझती है इस बात को कि भाई इससे क्या होता है। बिल्कुल। अगर आज आप जनगणना करें तो करीब करीब 18-20% माइनॉरिटीज निकलेंगी, उसमें सिख, पारसी, ईसाई सब मिला के 4% होंगे, तो 15-16% मुस्लिम्स ही होंगे। तो जब आप ये कहें कि हम तो माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप मुस्लिम्स की, और देश में हर जो देश के लोग हैं, जो जनता है, वो समझती है कि जब कोई भी पार्टी माइनॉरिटीज की बात करती है तो वो किन लोगों के लिए बात करती है। बिल्कुल। इसमें जो 3-4 चीजें हैं उनको अगर आप कुल मिलाकर देखें कि देखिए अभी तक क्या था कांग्रेस की नीति में कि वो एक एक विषय को उठाती थी, एक एक विषय को पूरा करती थी, तो आपके सामने पूरी जो थाली परोसी हुई नहीं नजर आती थी। बिल्कुल। अब इस मैनिफेस्टो में उन्होंने पूरी थाली आपके सामने परोस दी है
कि उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी, उनकी पार्टी की सोच क्या है। जो अभी तक वो सोच के चल रहे थे वो सोच उन्होंने खत्म कर दी। और इसकी शुरुआत होती है, आप एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो ये है कि हम बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध हैं। तो जब भारत का बंटवारा हुआ, हिंदू यहाँ रहे, मुसलमान उधर बहुसंख्यक गए, तो बहुसंख्यकवाद को हम नहीं स्वीकार करते हैं का मतलब ये है कि इस देश में जो बहुसंख्यक हिंदू रहे, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो विरासत है, उनके जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको हम नहीं स्वीकार करते हैं। हमारी आइडियोलॉजी अल्पसंख्यक लोगों को उसमें एडजस्ट करके चलनी पड़ेगी और वही सब करना पड़ेगा। अब जब ये बात करते हैं कि खाने की आजादी किसको नहीं है, लेकिन अगर आप बीफ की बात करेंगे तो बीफ की आजादी किसी को नहीं है, न हिंदू को है न मुसलमान को है। अगर आप ये कहते हैं कि कपड़े पहनने की आजादी किसको नहीं है, क्या मुस्लिम औरतें बुर्का पहन के बाजार में नहीं घूम रही हैं? क्या है जो वो हिजाब पहन के नहीं घूम रही हैं? लेकिन हिंदू भी टोपी लगा के, मतलब अपना तिलक लगा के घूम सकते हैं, धोती पहन सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन कहाँ है? जहां ड्रेस कोड है। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम पर्सनल लॉज को प्रोटेक्ट करेंगे, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस देश में शरीयत कानून हम लागू करेंगे माइनॉरिटीज के लिए। बिल्कुल। और जब आप खान पीन की आजादी की बात करते हैं सुरेंद्र जी, तो मुझे लगता है कि ये गौ हत्या की बात भी कर रहे हैं आप बीफ के, मतलब आप कह रहे हैं कि गौ हत्या के लिए हम लाइसेंस देंगे। बिल्कुल। लेकिन सब समझते हैं ना। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, ये इसमें वही सब बातें हैं जो पिछले 70 साल से कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा रही हैं, उनकी नीतियों का हिस्सा रही हैं। बिल्कुल। फर्क सिर्फ कितना हुआ कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया, एक एक विषय आता रहा, अब इन्होंने सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं। देखिए, दूसरी बात इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज को हम ह्यूमन और सिविक राइट देंगे। हमारे तो फंडामेंटल राइट सारे संविधान में है। तो फिर ये माइनॉरिटीज के सिविक राइट क्या है अलग से, इनके ह्यूमन राइट्स अलग से क्या है? तो ये जो सारी बातें इन्होंने एक के बाद एक लिखी है, असल में क्या है कि इन्होंने, जैसे मैंने पिछली डिबेट में कहा था दूसरे चैनल पे, कि अभी तक तो कांग्रेस ये कोशिश कर रही थी कि राहुल गांधी को, जो खुद गैर हिंदू हैं, उनको जनेऊ पहना दो कोट के ऊपर और उनको प्रेजेंट कर दीजिए। अब उन्होंने सोचा कि भाई धीरे धीरे सब माइनॉरिटी हमसे छिड़क गया, रीजनल पार्टीज पे चला गया, तो अब उन्होंने ये ढोंग बंद कर दिया। बिल्कुल। और एक साथ थाली में सारी चीजें जो है परोस दी, जो पहले किस्तों में परोसते थे, सामने आकर के वो सारी बातें उसमें कह रहे हैं जो अभी तक करते रहे हैं। जी, मधु मुकुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं मुकेश जी, एक लास्ट पॉइंट बहुत सीरियस है, जिसको अभी तक न तो मोदी जी ने बोला है न किसी और व्यक्ति ने कहा है। ये मैनिफेस्टो असल में एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट देश में पैदा करने का है कि आप देश के लोगों को इस तरह का आश्वासन दें कि हम वेल्थ देंगे, आपको रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एक जिसका लेंगे और एक जिसको देंगे, तो उनके बीच में आप कन्फ्लिक्ट पैदा करें और इस देश को तोड़ने, हिंदू और मुसलमान के बीच में सीधे तौर पे बांटने की जो है, देश को धर्म के आधार पे बांटने की, इसको तोड़ने की, देश को तोड़ने की बात ये कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही सही एनालिसिस है आपका। मधु मुकुल जी सुन रहे हैं आपको, अब बार बार कुछ बोलना चाह रहे थे। मधु जी, पूरा टाइम आपका है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। बड़ी खतरनाक आहट है जी। 1947 की पुनरावृत्ति का प्रयास है। बिल्कुल सही कहा स्वामी जी ने, ये देश को बांट करके राज्य करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज किसी ने नहीं कही, आपने सोचा, ये कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता देंगे। आप याद कीजिए, कुरान में है कि नॉन बिलीवर को जहां पाओ काट दो, उनकी चीजों को लूट लो। ये है, इसका मतलब ये कहते हैं कि जो मुसलमान है उसको ये इतनी स्वतंत्रता देंगे कि पूरा आतंकवाद का जो एक परिभाषा है वो बदल जाएगी। जहां जिसको पाएगा काट देगा, मार देगा, उसकी संपत्ति को लूट लेगा, वो कहेगा ये मेरे धर्म में लिखा है। बिल्कुल, ये उसके धर्म में लिखा है। उसके धार्मिक चीजों को मानने की पूर्ण मान्यता देना बहुत बड़ी खतरनाक आहट है। संविधान को बचा नहीं रहे हैं, संविधान को खतरे में डाल रहे हैं ये। बिल्कुल। आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी इंपोज किया। 1977 तक क्या हालत थी देश की, आपको पता होगा। आपको याद होगा
कि इंदिरा गांधी ने बहरुल इस्लाम को जब चाहा जज बनाया, जब चाहा अपना नेता बनाया। बिल्कुल, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राहुल को इस देश का राजा बना दीजिए, वो सभी तंत्रों से ऊपर रहेगा, वो जो चाहेगा करेगा, राष्ट्रद्रोह करेगा, राष्ट्र को तोड़ देगा, लेकिन कोई अपराध नहीं होगा। ये खतरनाक आहट है, राजनीतिक दलों को सोचना होगा और इसका विरोध करना होगा। बिल्कुल। एक चीज मैं और कहूंगा, इस तरीके की बातें साफ साफ जो लिखी गई है, क्या चुनाव आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या इस तरीके की बातें करके आप चुनाव लड़ सकते हैं? क्या वैधानिक रूप से ये सही है? वस्तुतः नहीं, लेकिन 70 वर्षों में सिस्टम पर कब्जा उनका है। मैं क्षमा चाहता हूं, बीजेपी ने अभी तक सिस्टम पर कब्जा नहीं किया है, सारा सिस्टम उनका है। सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, लेकिन सिस्टम उनका है। आप देखें। बिल्कुल, विधु रावल जी मुस्कुरा रहे हैं। विधु रावल जी बताएंगे। विधु रावल जी, क्या अभी तक सिस्टम आपके हाथ से, आपके हिसाब से ऑपरेट नहीं हो रहा है? क्योंकि इस तरीके की बातें, जिस असंवैधानिक बातें मैं कहूंगा कि जो न्याय पत्र में कांग्रेस ने कहा है, तो बिल्कुल कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, कहीं से भी संविधान सम्मत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। फिर भी इस तरीके का घोषणा पत्र जारी करके इस पे चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर जनता का वोट मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मुकेश जी, कब्जा करने की संस्कृति भारतीय संस्कृति है ही। अपने यहाँ तो दिल जीत कर जो है सेवा की जाती है, और भारतीय जनता पार्टी भारत की संस्कृति पर चलती है। मधु मुकुल जी और सभी लोग जो है ये जरूर बहुत सारी चीजें चाहते होंगे, लेकिन अगर उन जैसे बनकर उनका विरोध करना है तो मुझे लगता है वो जीत जाएंगे, हम हार जाएंगे। ये संस्कृति तो चींटी को आटा डालने की संस्कृति, ये तो पेड़ और पहाड़ को पूजने वाली संस्कृति, ये तो जनजीवन के साथ जो है चलने वाली, ये तो वो संस्कृति है जो कि भारत की जो आत्मा है। लेकिन विधु जी, ये भी सही है कि प्योर गोल्ड से ऑर्नामेंट्स नहीं बनते, मिलावट करनी होती है। तो जब तक आपको अगर करना है, अपनी बातें रखनी है, संस्कृति को सुरक्षित रखना है, तो आपको तो भाई मिलावट करनी होगी, आपको वो चीजें करनी होगी जो संस्कृति सुरक्षित रहे। मुझे लगता है कि इतना सौम्य होकर के, इतना शांत होकर के, सौम्यता, आप सौम्यता का आरोप लगा दीजिए, वो तानाशाह का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक बार मुझे मेरी बात पूरी करनी है, मेरी बात पूरी नहीं हो पा रही। देखिए, बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये वर्षों की जो है लगभग 1000 साल का संघर्ष, जिसमें कुछ वर्ष गुलामी के भी रहे, इन्होंने हमारे मन में ये चीज ग्रस्त कर दी है कि हमारी जो संस्कार और संस्कृति है ना, उनके दम पर श्रेष्ठ शासन नहीं किया जा सकता। यही जो है अभी जो क्रांति दिख रही है हमें टीवी स्टूडियोज पर, वो भी वहीं तक ही केवल है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, भारत की संस्कृति जो है वो श्रेष्ठ शासन देने, राम राज्य देने में पूरी तरीके से बिल्कुल। हमारे पास समय की कमी है सर, माफी मांगते हुए आपको मैं रोकना चाहूंगा। आखिरी कमेंट, स्वामी जी कुछ बोल रहे थे, उसके बाद मैं ये कहना चाह रहा था जी, मुकेश जी, देश को भी और इस देश की पार्टियों को ये समझना होगा कि जब 1947 में धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ तो हमारे यहाँ 7.5% मुस्लिम थे। क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक इधर हुए, मुस्लिम उधर हुए, तो हमने उनको माइनॉरिटी कहा। आपको तो जानकारी खैर होगी ही, लेकिन बहुत लोगों को नहीं है कि माइनॉरिटी कौन है, ये कहीं संविधान में नहीं लिखा, कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और इस समस्या का सबसे छोटा उपाय ये है कि चूंकि अब इनकी जो आबादी है वो 15% से ऊपर तो ऑफिशियली जा चुकी है, तो सरकार को कुछ नहीं करना है, नया नोटिफिकेशन इशू करना है कि हु विल बी माइनॉरिटीज, जिनकी परसेंटेज 5% से कम है। सारा किस्सा खत्म, सारा झगड़ा खत्म। लेकिन जो आपने कहा ना कि भाजपा की भी एक कदम आगे बढ़ा के एक कदम पीछे लेने वाली, मुस्लिम्स इस देश में माइनॉरिटी किस आधार पर है, आप बताइए। बिल्कुल, ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी सर, बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं। 10 सेकंड में केवल मधु जी आपको दूंगा, प्लीज, हमारे पास समय की कम है। लिखा है कि मुस्लिम माइनॉरिटी है, देश के किस कानून में लिखा है कि मुस्लिम माइनॉरिटी है? सिर्फ एक नोटिफिकेशन इशू होता है जिसमें लिखते हैं ये माइनॉरिटी है। जैसे आपने 2014 में जैन को जोड़ दिया,
चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल सर, हमारे पास माइनॉरिटी हो गए। बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है सर, बार बार हमारे कान में इशारा हो रहा है पीसीआर की तरफ से जी की प्रोग्राम को वाइंड अप किया जाए। बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही थी, मैं चाहता था कि इसको और आगे बढ़ाऊं और हमारे जो दर्शक जो सुन रहे होंगे उनको भी लग रहा होगा, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। सुरेंद्र स्वामी जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विदु रावल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मधुमुकुल त्रिपाठी जी, आपका भी, और जो कांग्रेस के अनिल सिंह जी जुड़े थे बाद में चले गए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, दरअसल ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। इसमें वो सारी बातें लिखी गई है जो बात जो है कांग्रेस छुपे तरीके से किस्तों में करती आ रही थी 70 सालों में, वो उन्होंने एक साथ समेट करके परोस दिया है। जो अल्पसंख्यक जिसको वो कहते हैं, जिसको मुसलमान कहते हैं, मुसलमानों को खुश करने के लिए और अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए तुष्टीकरण की सारी सीमाएं जो है इस न्याय पत्र 2024 में कांग्रेस ने लांघ दी है। लेकिन जनता समझदार है, जनता सब समझती है कि खान पान की आज़ादी का मतलब जो है बीफ खाने से है और गौ हत्या से है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।